हेलो दोस्तों, किराड़ू क्लासेज के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है। और मित्रों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हम लोग राजस्थान अध्यापक जो पात्रता परीक्षा का जो पाठ्यक्रम हम लोगों ने प्रारंभ किया था, उसके अंदर मित्रों हम लोग पहले 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं। उसके अंदर सबसे पहला टॉपिक था हमारा सौरमंडल। सौरमंडल के बारे में हम लोगों ने बढ़िया तरीके से पढ़ा। उसके बाद में मित्रों हमारा दूसरा टॉपिक था अक्षांश और देशांतर। और अक्षांश और देशांतर के बाद में मित्रों हमारा जो तीसरा टॉपिक था वो कल हम लोगों ने हमारी पृथ्वी की गतियाँ जो कि 2 प्रकार की होती है, उनमें से पहली घूर्णन गति थी और दूसरी परिक्रमण गति थी। और घूर्णन गति के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि इसको पृथ्वी की वार्षिक दैनिक गति भी कहा जाता है, और जो परिभ्रमण गति थी इसको वार्षिक गति भी कहा जाता है। तो सबसे पहले मित्रों, मैं आप लोगों को आज ये बताना चाहूँगा कि जो हमारा जो चौथा टॉपिक है उसका नाम है मित्रों, चौथे टॉपिक का नाम है वायुदाब एवं पवने। और मित्रों, ये जो भूगोल विषय का जो चौथा टॉपिक है ये बहुत ही रोचक और मज़ेदार है। और मित्रों, इसी के साथ में आप लोगों को पहले एक बार सिलेबस पे बात करना चाहूँगा कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपके लिए सफिशिएंट है कि नहीं है। मतलब जो भी अपना पढ़ना होता है मित्रों, तो जैसे ज्ञान तो अनंत है। ज्ञान तो क्या है मित्रों? अनंत है। अर्थात जैसे ये मान लो कि इस ब्रह्मांड के अंदर ये सारा ज्ञान है, और इसके अंदर मान लो मित्रों मेरे को मात्र हो सकता है कि इतना सा ज्ञान हो, यानी थोड़ा सा ही ज्ञान है। लेकिन मित्रों, ज्ञान तो खूब सारा है, लेकिन अपन यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं, मैं आप लोगों को जो क्लासें बना रहा हूँ आपके लिए, तो मैं यहाँ पर आपको कोई ज्ञान वर्धन के लिए नहीं बना रहा। मैं क्लासें बना रहा हूँ मित्रों आपको कि अपने जो अपन राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा अर्थात अपना जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम को किस प्रकार से पूर्ण करके हम लोग उसके अंदर सफल हो पाए। अर्थात ज्ञान के लिए तो बहुत सारी किताबें, बहुत सारे गुरुजी हैं, आप उनसे पढ़ सकते हो। और जब अपन बिल्कुल फ्री हो जाएं, एक बार अपन जॉब में लग जाएं, उसके बाद में आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन मित्रों को अभी हम लोग जो क्लासें बना रहे हैं वो क्लासें इस हिसाब से बना रहे हैं कि आपका पाठ्यक्रम पूर्ण हो जाए, और इस तरीके से पूर्ण हो कि परीक्षा के अंदर जो भी क्वेश्चन आए आपके सामने वो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। अर्थात अपने को क्या क्या पढ़ना है मित्रों? सेलेक्टेड मैटर पढ़ना है। अर्थात जिससे कि अपने को जो अपन परिणाम चाहते हैं, और परिणाम तो शायद ही कोई ऐसा परीक्षार्थी होगा जो एग्जाम के अंदर फेल होना चाहता है। सभी पास होना ही चाहते हैं। और मित्रों, एग्जाम कोई सा भी अगर एग्जाम हो ना, तो उसको पास करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है मित्रों कि आपके पास में सेलेक्टेड चीज़ें होनी चाहिए। और सेलेक्टेड चीज़ों का मतलब यही है मित्रों, जैसे आप लोग अब ये राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा के अंदर आप पास होगे, फिर मेन एग्जाम में बैठोगे, मेन एग्जाम में पास होगे तो आपको स्कूल में जाना है। तो मित्रों, कहने का मतलब आपके पास में आपको कोई सब्जेक्ट की कोई ज़्यादा गहन अध्ययन या गहन जानकारी नहीं होनी चाहिए आपके पास में। आपके पास में इतनी तो जानकारी जरूर होनी चाहिए कि आप जैसे आगे जॉब क्या करोगे। जैसे आपको अब L2 के लिए अपन पाठ्यक्रम चला रहे हैं अभी, तो आपको कक्षा 6, 7 और 8 विशेषकर इनको जाके पढ़ाना है। तो कहने का मतलब आप जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो और जो वो उनका पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम को आप उनको सही तरीके से समझा सको। तो मित्रों, उसके अंदर शायद मेरे को नहीं लगता कि उसके अंदर आपको ज़्यादा कोई डीप नॉलेज की ज़रूरत है। हाँ, ये जरूर है कि चीज़ों की समझ होनी चाहिए आपके अंदर। जैसे अपने को, जैसे अभी मान लो मित्रों, मैं अगर मान लो छठी 7 या 8वीं क्लास को भी जाके अगर जैसे मान लो पृथ्वी की गतियां पढ़ाऊंगा, तो पृथ्वी की गतियां मुख्य रूप से उनको ये समझ में आना चाहिए कि पृथ्वी की गतियां दो होती है और इनके क्या प्रभाव है, यानी ये हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है, अर्थात ये किस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करती है। इसके बाद में मित्रों मैं आप लोगों से आगे बात करना चाहूंगा कि जो ये अपना ज्योग्राफी विषय है, जिसको अपन भूगोल के नाम से पढ़ रहे हैं, और इस भूगोल विषय को इंग्लिश के अंदर क्या कहा जाता है मित्रों? ज्योग्राफी। क्या कहा जाता है मित्रों? ज्योग्राफी। अगर इसको इसका संधि विच्छेद करेंगे अपन, तो मित्रों ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है, जियो धन ग्राफी, या ग्राफो कहा जाता है इसको। तो कहने का मतलब मित्रों, जियो का मतलब है पृथ्वी। जियो का मतलब क्या है मित्रों? पृथ्वी।
और ग्राफी का मतलब है वर्णन करना। क्या है मित्रों? वर्णन करना। और मित्रों ये ज्योग्राफी शब्द जो सबसे पहले अपने भूगोल के अंदर ये दिया गया, ये किसने दिया मित्रों? ये अपने एक भूगोल वेता हुए हैं जिनका नाम है इरेटो इरेटो स्तेनिज। ये इरेटो स्तेनिज महोदय ने ये ज्योग्राफी शब्द दिया है। और मित्रों ये शब्द उन्होंने दे तो दिया, लेकिन अपन इसका भावार्थ समझें। अर्थात भूगोल का मतलब क्या हुआ मित्रों? पृथ्वी का वर्णन करना। अर्थात पृथ्वी के ऊपर जो भी स्थलाकृति अपने को दिखाई देती है उसका वर्णन इसके अंदर आता है। तो आप भूगोल को एक विषय मत मानो। भूगोल को जैसे मान लो मित्रों, आप इस प्रकार से फील करो कि जैसे अपन बस में बैठ करके कहीं यात्रा पर जा रहे हैं और हमारे को मनमोहक या बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य उसके खिड़की में से दिखाई देते हैं। उसी प्रकार से मित्रों ये हमारा भूगोल विषय है। और इसको आप विषय न मान करके ये मानो कि ये एक यात्रा है। ये क्या है मित्रों? एक यात्रा है। अर्थात हम लोग पृथ्वी के बारे में जान रहे हैं जो कि हमारा निवास ग्रह है और जो कि अभी अपन ने पूरी देखी नहीं है। अगर उसके बारे में अपने को समझने का पढ़ने का मौका मिल रहा है तो अपन बहुत ही सौभाग्यशाली है कि ये विषय अपने को सीखने का मौका मिल रहा है। तो मित्रों मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि अपने को ये जो भूगोल विषय है इसको विषय मत मानो। आप इसको क्या मानना है? अपने को एक यात्रा माननी है। अर्थात अपन जैसे बस में बैठ करके कहीं यात्रा पर जाते हैं और फिर सारी चीजें खिड़की में से अपन देखते रहते हैं, उसी प्रकार से मित्रों हम लोगों को पृथ्वी के ऊपर जो भी चीजें दिखाई दे रही है ये हमारी किस प्रकार से, ये हमारी पृथ्वी किस प्रकार से चल रही है, ब्रह्मांड के अंदर इसका क्या सिस्टम है, सूर्य से किस प्रकार से प्रकाश की किरणें आ रही है, किस प्रकार से पृथ्वी से वापस वो किरणें वापस जा रही है। तो ये सारा सिस्टम ये एकमात्र ऐसा, ये भूगोली एकमात्र ऐसा विषय जिसके अंदर ये सारी चीजें समझने का मौका मिल रही है। और मित्रों सच में कहूं तो ये बहुत ही शानदार विषय है। अर्थात ये एक कहने का मतलब जिस आदमी ने ये विषय पढ़ लिया ना उसको ये मान लो मित्रों वो कहीं पर अगर चर्चा भी करे तो वो औरों से दो कदम आगे है। तो मित्रों आज हम लोग टॉपिक प्रारंभ करते हैं। और उससे पहले मित्रों मैं आप लोगों को कुछ पिछली परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है जो कि मैंने देखे हैं वो क्वेश्चन एक बार मैं आप लोगों को वापस क्या या पहले टॉपिक प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं। और उसके बाद में हम लोग ये क्वेश्चन है इनके उत्तर मेरे को पता है और आपको भी पता होंगे, लेकिन एक बार जब अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में इन क्वेश्चनों के ऊपर हम लोग वापस चर्चा करेंगे और तब देखते हैं कि इन क्वेश्चनों के उत्तर अपने को आते हैं या नहीं आते, या आपको ये मूल्यांकन करना है कि जो गुरुजी पढ़ा रहे हैं वो हमारे लिए पर्याप्त है या नहीं है। तो देखो मित्रों सबसे पहले देखते हैं हम लोग, जैसे कि ये एक एग्जाम था जिसके अंदर ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 136 है ये। क्या है मित्रों? क्वेश्चन नंबर 136। और ये क्वेश्चन था मित्रों कौन सी स्थाई पौने, कौन सी स्थाई पौने 30 डिग्री 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों से 60 डिग्री दक्षिणी दक्षिणी अक्षांशों के मध्य प्रवाहित प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। ये क्वेश्चन पूछा है अपने से कि कौन सी ऐसी स्थायी पवनें जो कि 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य प्रवाहित होती है। तो मित्रों इसके अंदर जैसे उसने पहला ऑप्शन दिया ए के अंदर कि दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें, दक्षिणी पूर्वी
व्यापारिक, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पौने। इसके बाद में मित्रों दूसरा ऑप्शन था बी पे, ध्रुवीय पौने, ध्रुवीय पौने। इसके बाद में मित्रों तीसरा ऑप्शन था पछुआ पौने। तीसरा ऑप्शन क्या था मित्रों? पछुआ पौने। और इसके बाद में मित्रों डी पे चौथा ऑप्शन है अपना, डी पे चौथा ऑप्शन क्या है मित्रों? उत्तर पूर्वी व्यापारिक, व्यापारिक पौने। तो मित्रों अब ये क्वेश्चन है, यानी पूर्व परीक्षा के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, और मित्रों इसका उत्तर था पछुआ पौने। क्या था मित्रों इसका उत्तर? पछुआ पौने। इसके बाद में मित्रों, इसके बाद में फिर देखो ये एक एग्जाम था, इसके अंदर ये क्वेश्चन आया था, और ये क्वेश्चन नंबर था मित्रों 102 नंबर का। कितने नंबर का था मित्रों? ये क्वेश्चन नंबर 102। और ये क्वेश्चन था मित्रों कि उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक, व्यापारिक, व्यापारिक पौनों के प्रवाह, प्रवाह की दिशा होती है। अर्थात मित्रों इसमें ये कहना चाह रहा है कि ये जो व्यापारिक पवनें चलती है ना, तो ये मित्रों उत्तरी और दक्षिणी दोनों ही गोलार्ध में चलती है। तो इसके अंदर ये कहना चाह रहा है कि इनकी दिशा क्या है उत्तरी गोलार्ध के अंदर। तो जैसे इसमें मित्रों पहला ऑप्शन दिया उसने उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। इसके बाद में मित्रों उसने दूसरा ऑप्शन दिया बी पे, अगर हम लोग देखें दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अर्थात पहले वाले ऑप्शन को उसने क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। इसके बाद में मित्रों उसने तीसरा ऑप्शन दिया सी, दक्षिण पूर्व से, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। और इसके बाद में मित्रों उसने चौथा ऑप्शन दिया डी पे। क्या दिया मित्रों उसने? उत्तर पश्चिम से, उत्तर पश्चिम से, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। और मित्रों अब ये क्वेश्चन, इसका जवाब अपने को देना था। तो मित्रों इसका उत्तर अभी तो मैं आपको बता देता हूं, उत्तर पूर्व से दक्षिण, दक्षिण उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ है। लेकिन मित्रों अब ये तो रटने वाली बातें हो गई। मैं आप लोगों को अभी जो ये टॉपिक पढ़ाऊंगा, इसके बाद में मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूं, अगर आप लोग जिंदगी में अगर इसको भूल जाओ, यानी रटना भी नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को तरीका बता दूंगा कि ये चीजें अपने को किस प्रकार से याद रखनी है। नहीं तो अपन कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, यार उत्तर पूर्व से जा रही है, दक्षिण पश्चिम से जा रही है, तो इस प्रकार का सिस्टम में नहीं होगा। इसके बाद में मित्रों एक बार आगे भी एक क्वेश्चन था शायद इसमें, इसमें नहीं था, वो दूसरे वाले पेपर में देखता हूं मैं। तो देखो मित्रों इसके बाद में इसके अंदर एक क्वेश्चन है, हाँ
ये क्वेश्चन है मित्रों, क्वेश्चन नंबर 105। ये आपके में राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा के जो पुराने पेपर है ना मित्रों, आज मैं इन्हीं को लेकर आया हूँ। और मैं आप लोगों को क्वेश्चनों के माध्यम से समझाना चाह रहा हूँ कि जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ वो आपके लिए पर्याप्त है या नहीं है, या इसके अलावा भी आपको कुछ सामग्री पढ़ने की आवश्यकता है क्या। तो देखो मित्रों, इसके बाद में अब आप लोग इसका मूल्यांकन, जो जब मैं आप लोगों को ये टॉपिक पूर्ण करवा दूं उसके बाद में आप लोग खुद मूल्यांकन करना कि सर अपने को जो पढ़ा रहे हैं वो अपने लिए पर्याप्त है या नहीं है। तो देखो मित्रों, इसके बाद में 105 नंबर का क्वेश्चन है ये। क्या हो गया ये? हाँ, एक बार चलो एक बार देखते हैं पढ़। इसके बाद में मित्रों ये शायद वापस नया पेज हो गया। वो पहले वाले गए शायद, एक बार। हम्म? नहीं, वो निकालना नहीं है अभी तो अच्छा, इस पे करो। अच्छा अच्छा, लोडिंग हो रहा है मतलब, अच्छा। नहीं अभी बता रहा हूँ मैं पहले इनको कुछ। तब तक मित्रों मैं पानी पी लेता हूँ। हाँ, तो मित्रों मैं ये जो आपको पुराने क्वेश्चन बता रहा हूँ इसका उद्देश्य क्या है, तो देखो मित्रों, अर्थात मित्रों अगर आपको, जैसे हम लोगों को कोई भी एग्जाम अगर क्लियर करना है ना, तो सबसे पहले अपने को क्या है उसका पूर्व ज्ञान होना चाहिए। अर्थात ये किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। नहीं तो मित्रों बहुत सारी चीजें हैं और सारी चीजें अपन याद नहीं कर सकते, सारी चीजें याद नहीं हो सकती, रटा नहीं मार सकते, सारी चीजें समझ में भी नहीं आती। कोई ना कोई ऐसा टॉपिक जरूर होता है जो अपने समझ में नहीं आता। तो अर्थात अपने को वो टॉपिक भी क्लियर करना है कि जो अपने को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उसको किस प्रकार से क्लियर करना है, उसको कितना समझने की जरूरत है, वो सारी चीजें अपने को जब उस परीक्षा का पूर्व ज्ञान होगा तभी अपने को ये चीजें पता लग पाएंगी। और पूर्व ज्ञान किस प्रकार से होगा मित्रों, जब हम लोग उसके पुराने क्वेश्चन देखेंगे। अर्थात कहने का मतलब ये है मित्रों कि मेरा मानना या मेरा विश्वास ये है कि मैं आप लोगों को ये जो अभी भूगोल विषय पढ़ा रहा हूँ ना, ये आप राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम ले लेना, उसके अंदर मैं आपको राजस्थान पुलिस से स्टार्ट करता हूँ। राजस्थान पुलिस, पटवारी, ग्राम सेवक, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, व्याख्याता, स्कूल प्राध्यापक और असिस्टेंट प्रोफेसर, यहाँ तक इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो देखते हैं मित्रों, मैं आप लोगों को बता रहा था 105 नंबर का क्वेश्चन था वो। कितने नंबर का क्वेश्चन था मित्रों? 105 नंबर का क्वेश्चन था। और उसके अंदर ये क्वेश्चन था मित्रों, खमसीन पवन को डॉक्टर पवन किस क्षेत्र विशेष में जाना जाता है। अर्थात ये मित्रों खमसीन नाम की पवन है। क्या नाम है मित्रों? खमसीन पवन को, खमसीन पवन को डॉक्टर, खमसीन पवन को डॉक्टर पवन, डॉक्टर पवन के नाम से। अर्थात देखो आप लोग अपने भूगोल विषय के अंदर पवनों के नाम भी क्या है मित्रों? डॉक्टर के नाम से हैं, डॉक्टर पवन के नाम से। किस क्षेत्र विशेष, क्षेत्र विशेष में जाना जाता है। तो मित्रों सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि ये खमसीन पवन चलती कहाँ है। तो मित्रों ये खमसीन
ये मिस्र, जिसको कि अंग्रेजी के अंदर इजिप्ट कहा जाता है, क्या कहा जाता है मित्रों? इजिप्ट। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है, तो ये मिस्र के अंदर चलती है खमसीन। तो अब हम लोग इसके ऑप्शन देखते हैं। तो देखो मित्रों, इसमें पहला ऑप्शन है पेरू तटीय क्षेत्र। पहला ऑप्शन क्या है मित्रों? पेरू तटीय क्षेत्र। इसके बाद में मित्रों देखो, दूसरा ऑप्शन है, ये पेरू दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पास में है। इसके बाद में मित्रों दूसरा ऑप्शन है खंबात की खाड़ी। तो ये खंबात की खाड़ी तो अपने गुजरात में है, और गुजरात में ये चलती नहीं है, खंबात की खाड़ी क्षेत्र। इसके बाद में मित्रों तीसरा एरिया है, वो है गिनी, या क्या कर दिया मैंने, बी की जगह दो लिख दिया, इसको सी करता हूं। तीसरा है मित्रों गिनी तटीय क्षेत्र। और मित्रों ये जो गिनी की खाड़ी है ना, ये अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम की तरफ है, और ये जो आपका मिस्र है ये भी उत्तर अफ्रीका के अंदर है। तो ये इसका उत्तर भी यही होगा, गिनी तटीय क्षेत्र। तो इसका उत्तर ये होगा। और इसके बाद में डी पे है चिली तटीय क्षेत्र। और ये चिली मित्रों जो अपना दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, चिली नामक देश वहीं पर है। ठीक है मित्रों, इसके बाद में चौथा क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 108। और ये जो भी सारे क्वेश्चन बता रहा हूं मित्रों, ये पहले आपके एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। इसमें दे रखा है समुद्र का, समुद्र का या समुद्र की सतह पर, समुद्र की सतह पर औसत, समुद्र की सतह पर औसत वायुदाब, औसत वायुदाब कितना, कितना दर्ज किया जाता है। तो मित्रों ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, अर्थात ये तथ्य है। और तथ्य ऐसी चीजें होती है जो कि अगर महत्वपूर्ण हो ना, तो उसको रटना, याद करना जरूरी है। अगर अपने बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है तो उसको अपने को याद करना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें तथ्य को भी कंफ्यूज करने के लिए उसने देखो किस प्रकार से ऑप्शन दिए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है मित्रों 1013.25 mg, पहला ऑप्शन ये दे दिया मित्रों उसने। इसके बाद में मित्रों दूसरा ऑप्शन है 1000 mg। इसके बाद में मित्रों सी पे दिया उसने 1013.25 MB, MB। इसके बाद में मित्रों डी पे दिया है उसने 1000 MB। तो मित्रों इसका जो उत्तर होगा वो होगा मित्रों 1013.25 मिलीबार। अर्थात जिसको ये पता है ना कि वायुदाब को किस में मापा जाता है, अर्थात उसकी इकाई क्या है, तो उसकी इकाई मिलीबार है। अब जो मिलीबार जानता है वही इसका सही उत्तर दे सकता है मित्रों। ऐसे मेरे पास में और भी बहुत सारे पेपर है, और लेकिन अब सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ बताऊं उससे बढ़िया है कि मैंने ये सारी चीज़ें आपके पाठ्यक्रम के अंदर, या अपना ये जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसके अंदर ये सारी चीज़ें मैंने ले ली है। जैसे कि निम्नलिखित में से उष्ण कटिबंधों की स्थायी पवन कौन सी है। अब इसमें जो आदमी उष्ण कटिबंध जानता है ना कि कहाँ पर है, तो वो सारी चीज़ें अभी और इसमें आ जाएंगी। तो ये इस प्रकार से मित्रों पुराने क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि अगर आप लोग एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो उस एग्जाम से संबंधित जो पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चनों का अपने को ज्ञान होना आवश्यक है। और मित्रों ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, या तो आप ये जो आपके एग्ज़ाम करवा रहे हैं
जो भी बोर्ड संस्था वगैरह, तो उसकी साइट से अपन डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मित्रों अपने मार्केट के अंदर जो भी आप जिस बुक डिपो से भी किताबें लाते हो, तो उसके ऊपर पुराने क्वेश्चन के जो पुराने पेपर की जो किताबें हैं वो मार्केट में उपलब्ध है, तो आप उनको ला करके उनका अध्ययन कर सकते हो। तो मित्रों आज हम लोग ये टॉपिक प्रारंभ करते हैं, और हमारे टॉपिक का नाम क्या था मित्रों, इसमें देखो अब हम लोग आज जो चौथे नंबर का जो हमारा टॉपिक है, वायुदाब एवं पवने, ये प्रारंभ करते हैं मित्रों। तो देखो सबसे पहले इसमें कुछ फैक्चुअल चीजें थी जो कि मैं नहीं चाहता था कि भाई इसको फिर मैं आकर के बोर्ड पे लिखूं, क्योंकि जैसे अभी मैंने क्वेश्चन लिखे तो उसमें शायद 10-15 मिनट तो उसमें निकल गए। तो मैं पहले से ये चीजें लिख करके लाया हूँ कि आपको केवल समझानी ये चीजें तो मैं समझा दूंगा, उसके बाद में फिर जो भी विशेषकर समझाने का मामला आएगा वो मैं चित्र बना करके आपको लिखवा करके सारा आगे हम लोग पाठ्यक्रम पूरा करेंगे। तो देखिए मित्रों हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक है वायुदाब और पवने, तो इसके अंदर सबसे पहले हम लोग वायुदाब के बारे में चर्चा करेंगे, और वायुदाब के बाद में फिर हम लोग पवनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखो मित्रों, ये जो हमारा जो ये वायुदाब है ना, इस वायुदाब का खोज करता, मैं इसका कलर चेंज करता हूं, हाँ, ये जो हमारा वायुदाब है इसका खोज करता है मित्रों ग्यूरिक मोदे। क्या नाम है मित्रों इनका? ग्यूरिक मोदे ने सबसे पहले वायुदाब के बारे में खोज की थी। इसके बाद में देखो मित्रों वायुदाब की परिभाषा क्या होती है, तो पृथ्वी के धरातल के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले वायु के भार को वायुदाब कहते हैं। अर्थात पृथ्वी का जो प्रति इकाई क्षेत्रफल है उसके ऊपर जो वायु का भार है, वायु का भार है, उस भार को वायुदाब कहा जाता है। और मित्रों हमारी पृथ्वी के ऊपर जो भी आप लोगों को चीजें दिखाई दे रही है इन सभी के ऊपर वायु का भार है। जैसे मान लो भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो मेरे ऊपर भी वायु का भार है। अगर मान लो कोई जो भी आपको इस करती इस पृथ्वी के ऊपर दिखाई दे रही है उन सभी के ऊपर वायु का भार है। तो देखो इसके बाद में मित्रों, इसके बाद में इसकी इकाई, अर्थात इसको पढ़ा किस में जाता है, तो मित्रों जैसे अभी क्वेश्चन के अंदर देखा होगा आप लोगों ने 1013.25 के दो ऑप्शन दे रखे थे उसने। अब जिसको पता था ना कि इसको मिली बार में पढ़ते हैं तो वो मिली बार आंसर दे देगा। एम बी लिखा हुआ था वहां पर, एम बी का मतलब, एम का मतलब तो मिली और बी का मतलब बार, तो एम बी का मतलब मिली बार। तो इसकी इकाई क्या है मित्रों? मिली बार। और मिली बार का तात्पर्य होता है मित्रों ग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, यानी ग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, अर्थात प्रति सेंटीमीटर में जितने ग्राम वायु का भार है उसको क्या कहेंगे मित्रों हम लोग? उसको क्या कहेंगे मित्रों हम लोग? वायुदाब। इसके बाद में मित्रों औसत वायुदाब, अर्थात हमारी जो पृथ्वी है इसका औसत वायुदाब कितना है, तो वो बिल्कुल देखो मित्रों फैक्चुअल क्वेश्चन था, और मैं ये चीजें मैंने आपको बताई भी थी कि तथ्य को अपने को याद करना ही होता है। तो देखो मित्रों इसमें इसका औसत वायुदाब होता है मित्रों 1013.25 मिलीबार, 1013.25 मिलीबार। इसके बाद में देखो मित्रों ये जो औसत वायुदाब होता है ये 45 डिग्री नॉर्थ, यानी 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर जो समुद्री सतह है वहां का वास्तविक वायुदाब है ये, और ये वहां का वास्तविक वायुदाब ही हमारी पृथ्वी का औसत वायुदाब है, हमारी पृथ्वी का औसत वायुदाब है। इसके बाद में मित्रों आगे देखते हैं हम लोग, हाँ इसके बाद में देखो मित्रों, हाँ तो देखो मित्रों संपूर्ण वायुमंडल में धरातल से ऊपर जाने पर, अर्थात संपूर्ण वायुमंडल के अंदर हम लोग धरातल से ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्रत्येक 180 मीटर की ऊंचाई पर 3.4 मिलीबार की दर से वायुदाब निरंतर घटता जाता है। अर्थात हम लोग पृथ्वी से जिस प्रकार से ऊपर की तरफ जाएंगे, तो जैसे मान लो हम लोग 180 मीटर ऊपर गए
तो 180 मीटर ऊपर जाते ही मित्रों 3.4 मिलीबार वायुदाब कम हो जाएगा। अब आप लोग इसको प्रति मीटर पे निकालना चाहते हो तो मित्रों 180 के अंदर 3.4 का भाग दे दो और उस प्रकार से आपको वो चीजें भी ज्ञात हो जाएंगी। इसके बाद में देखो मित्रों, जबकि धरातल के समीपस्थ भागों में ये दर प्रत्येक 10 मीटर पर 1 मिलीबार होती है, अर्थात पृथ्वी के समीप वाले भागों में वायुदाब बहुत तीव्र गति से घटता है, जबकि ऊपर वाले भागों में वायुदाब घटने की दर कम होती है। इसके बाद में देखो मित्रों, इसके बाद में यंत्र, अर्थात वायुदाब को किस यंत्र के अंदर मापा जाता है, तो वो यंत्र कौन सा है मित्रों? बैरोमीटर या वायुदाब मापी। कौन सा यंत्र है मित्रों? बैरोमीटर या वायुदाब मापी। इसके बाद में देखो मित्रों, आगे देखते हैं। हाँ, आगे देखो मित्रों, उससे पहले, हाँ यही है। तो देखो मित्रों, धरातल पर तापमान की ओर वायुदाब में, यानी धरातल पर तापमान और वायुदाब में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है मित्रों विपरीत संबंध होता है। अर्थात जैसे मान लो किसी स्थान पर अगर वहां का तापमान ज्यादा है तो वहां का वायुदाब कम होगा, और मित्रों मान लो किसी स्थान का वायुदाब ज्यादा है, इसका मतलब वहां का तापमान कम होगा। जैसे कि मान लो किसी स्थान का तापमान ज्यादा है तो वहां पर मित्रों क्या होगा? वायुदाब कम होगा। इसके बाद में मित्रों मान लो किसी स्थान का तापमान कम है तो वहां का वायुदाब ज्यादा होगा। अर्थात ये क्या है? एक दूसरे के विपरीत है, अर्थात ये कभी भी समान नहीं होते। अगर मान लो किसी स्थान का तापमान ज्यादा है तो वहां का वायुदाब कम होगा, और अगर किसी स्थान का वायुदाब कम है तो वहां का तापमान ज्यादा होगा, और तापमान ज्यादा है तो वायुदाब कम होगा। अर्थात जिस प्रकार से अपने वो तराजू होता है ना, ऊपर नीचे होता रहता है, उसी प्रकार से ये वाला सिस्टम है मित्रों। अर्थात इनके अंदर व्युत्क्रमानुपाती अर्थात विपरीत संबंध है। इसके बाद में मित्रों देखो, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान लगातार घटता जाता है। अर्थात मित्रों भूमध्य रेखा से हम लोग जिस प्रकार से, ये तो अपन ने पिछले वाले लेसन में भी देखा था कि भूमध्य रेखा से हम लोग ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो तापमान क्या होगा? धीरे धीरे कम होता जाएगा, और एक स्थिति तो ऐसी आएगी मित्रों जिसको कि अपन 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, या उसको उत्तरी ध्रुव बोलते हैं या दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं अपन, तो वहां पर तो तापमान बहुत ही कम मात्रा में पहुंच पाता है, और इसी कारण से मित्रों उत्तरी ध्रुव और जो हमारा दक्षिणी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव के ऊपर तो आर्कटिक महासागर, उसके अंदर बर्फ ही बर्फ जमी हुई है, और जो हमारा दक्षिणी ध्रुव है वहां पर अंटार्कटिका महाद्वीप के अंदर भी बर्फ ही बर्फ जमी हुई है। क्यों? क्योंकि वहां का तापमान बहुत ही ज्यादा है। तो इसका मतलब मित्रों क्या होगा? जहां पर तापमान कम होगा वहां पर वायुदाब ज्यादा होगा, और अगर मान लो भूमध्य रेखा के ऊपर तापमान ज्यादा है तो वहां पर वायुदाब कम होगा। ये चीजें अपने को वैसे ही समझने वाली चीजें हैं मित्रों ये। इसके बाद में मित्रों, अतः वायुदाब निरंतर बढ़ता रहता है। अर्थात क्या होगा? वायुदाब निरंतर बढ़ता रहता है। इसके बाद में मित्रों हम लोग आगे देखते हैं। हाँ, इसके बाद में मित्रों समदाब या आइसोबार रेखाएं। अब देखो मित्रों, समदाब या आइसोबार रेखाएं क्या होती है? तो इसमें देखो, धरातल पर समान वायुदाब, धरातल पर समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं, वो क्या कहलाती है मित्रों? समदाब रेखाएं कहलाती है। अर्थात इनको हिंदी के अंदर तो क्या कहा जाता है मित्रों? समदाब रेखाएं। और अंग्रेजी के अंदर, अब जैसे आजकल मित्रों थोड़ी बहुत सभी को अंग्रेजी आने लग गई, तो अपने जो एग्जामिनर है ना वो भी अंग्रेजी के अंदर क्वेश्चन पूछने लग गए। अर्थात वो समदाब रेखाएं नहीं लिख करके डायरेक्ट हिंदी के अंदर भी वो जिस प्रकार से मैंने ये लिखा है ना आइसोबार रेखाएं, तो वो आइसोबार रेखाएं लिख देते हैं, और फिर अपने से पूछते हैं कि आइसोबार रेखाओं का मतलब क्या है। तो अपने को इसकी परिभाषा क्या याद रखनी है मित्रों? धरातल पर समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाएंगी मित्रों? समदाब या आइसोबार रेखाएं। इसके बाद में देखो मित्रों,
अब ये यहाँ तक तो हम लोगों ने वायुदाब की चर्चा कर ली। अब इसके बाद में देखो मित्रों, हम लोग पवनों के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा ये जॉइंट टॉपिक है, वायुदाब एवं पवने। तो पवनों के संबंध में देखो मित्रों, पवने सदैव उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है। अर्थात जहां का वायुदाब ज्यादा है उस तरफ से जिस तरफ का वायुदाब कम है उस तरफ चलेंगी। इसको मतलब मित्रों आप लोग इस प्रकार से समझ सकते हो कि जैसे मान लो ये कह रहा है कि उच्च वायुदाब, ये क्या कह रहा है मित्रों, उच्च वायुदाब। अब देखो मित्रों, अपने पृथ्वी का सिस्टम देखो किस प्रकार से है। अगर इसमें जैसे वही वाला सिस्टम है, जैसे मान लो दो भाई ये मित्रों, अब मान लो उनमें से एक भाई की आर्थिक स्थिति बढ़िया है और एक भाई की आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो वो जिसकी आर्थिक स्थिति बढ़िया है ना, अगर मान लो वो कभी भी कमजोर वाले के संकट आएगा तो वो उसकी मदद करेगा। भाई मेरे पास में है अभी अभी तू रख ले, और जब तेरे पास आ जाए तो तू मेरे को वापस दे देना। तो इस प्रकार से देखो मित्रों, यानी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है ये। अब इसको मित्रों आप लोग तापमान से लिंक करके देखो, तापमान से लिंक करके देखेंगे तो देखो मित्रों उच्च वायुदाब होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है मित्रों, तापमान भी क्या है मित्रों, कम है। अर्थात यहाँ पर तापमान भी कम है। इसके बाद में देखो मित्रों, ये निम्न वायुदाब है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है मित्रों, तापमान ज्यादा है। इसको अगर अपन देसी भाषा में समझें तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यहाँ पर गर्मी कम है और यहाँ पर गर्मी ज्यादा पड़ रही है। अब ये गर्मी अपने को प्रभावित करेगी पृथ्वी के ऊपर, तो ये क्या करेंगे, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ पहुंचने चलेंगी, तो इस गर्मी को कम कर देंगी और जिससे कि मानव जीवित रह सके। नहीं तो अगर मान लो इस प्रकार से सिस्टम नहीं हो तो अपनी पूरी पृथ्वी बर्बाद होने के कगार पर आ जाएं। तो देखो मित्रों, पवने सदैव उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है, लेकिन जो पवनों की दिशा, इनकी मात्रा व इनकी गति, उनके दाब प्रवणता, दाब प्रवणता का मतलब है मित्रों उनके अंदर जो उतार चढ़ाव, प्रवणता का मतलब क्या है मित्रों, उतार चढ़ाव। अर्थात कहीं पर दाब ज्यादा है और कहीं पर दाब कम है। अगर मान लो वो उतार चढ़ाव ज्यादा है ना, तो वहां पर क्या होगा मित्रों, पवनों की स्पीड ज्यादा होगी। अगर मान लो वो उतार चढ़ाव कम है, जिस प्रकार से मान लो मित्रों ये अपना जैसे टोंक जिला है, अब टोंक जिले के अंदर जैसे मान लो यहाँ का वायुदाब 1000 है, और मान लो मित्रों टोंक के पास में अजमेर जिला है, वहां का वायुदाब 800 है। तो कहने का मतलब अगर मान लो ये ताप प्रवणता, अर्थात ये जो दाब प्रवणता अगर ज्यादा है ना, किसी स्थान का ज्यादा है और किसी स्थान पर कम है, तो पवने ज्यादा चलेंगी। और अगर मान लो मित्रों दाब प्रवणता कम होगी तो इनकी स्पीड कम होगी। तो ये फर्क है इसके अंदर। अर्थात पवने चलेंगी तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ, लेकिन इनके अंदर अगर मान लो अंतर ज्यादा होगा, उतार चढ़ाव ज्यादा होगा, तो इनके चलने की गति मित्रों क्या होगी, ज्यादा होगी। इसके बाद में देखो मित्रों, पवने सदैव उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है, लेकिन पवनों की दिशा, मात्रा व गति उनके दाब प्रवणता पर निर्भर करती है। इसके बाद में देखो मित्रों आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, अब देखो मित्रों ये जो वायुदाब और ये जो पवनें चलती है ना, इनको मुख्य रूप से हमारी पृथ्वी के ऊपर दो प्रकार के बल प्रभावित करते हैं। और वो दो बल कौन कौन से हैं, तो मित्रों देखो सबसे पहले अपने अपकेंद्रीय बल। सबसे पहले क्या है मित्रों, अपने अपकेंद्रीय बल। अब अपकेंद्रीय बल को अपन किस प्रकार से समझेंगे, तो देखो इसको हम लोग अपकेंद्रीय को क्या कर रहे हैं मित्रों, संधि विच्छेद कर रहे हैं। तो इसका देखो पहले बढ़ रहा है अप और केंद्र, अर्थात केंद्र से परिधि की ओर, केंद्र से परिधि की ओर। केंद्र से परिधि का मतलब आप लोग जानते होंगे, जैसे मित्रों मान लो ये अपना ये गोला है, या इसको अपन वृत्त बोलते हैं। अब इस वृत्त के अंदर ये बीच वाला जो भाग है ये क्या है मित्रों, इसका केंद्र है। ये हाँ, तो ये जो बीच वाला भाग है, ये बीच वाला भाग है, ये क्या है मित्रों, इसका केंद्र है। और ये जो लास्ट ये वाला जो भाग है ना, ये इसकी परिधि कहलाती है मित्रों। क्या कहलाती है मित्रों, परिधि। तो कहने का मतलब ये जो अपकेंद्रीय बल है ना, ये केंद्र से परिधि की ओर कार्य करता है। और मित्रों ये भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कम होता जाता है। अर्थात भूमध्य रेखा, अर्थात ये जो बीच वाला भाग है ना, ये केंद्रीय भाग है, यहाँ पर ये बल ज्यादा होता है, और ये परिधि की तरफ क्या होता है मित्रों,
कम होता जाता है। अर्थात ये कह रहा है ना कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कम होता जाता है। इसके बाद में मित्रों देखो, अब इस अपकेंद्रीय बल के अगर अपन कुछ प्रभाव देखें तो देखो मित्रों, जैसे अपने पृथ्वी का जो लध्वक्ष गोलाभ का आकार है ना, वो भी इसी के कारण है। अर्थात लध्वक्ष गोलाभ का मतलब मित्रों मैंने आप लोगों को पहले बताया भी था, एक बार वापस बता देता हूं कि जैसे मान लो मित्रों ये अपनी पृथ्वी है, ये मित्रों अपनी क्या है, पृथ्वी है। अब इस पृथ्वी के अंदर हम लोग पश्चिम से पूरब की तरफ अगर देखेंगे, पश्चिम से पूरब की अगर ये दूरी ज्ञात करेंगे तो ये दूरी कितनी है मित्रों, 12,757 किलोमीटर। और अगर मित्रों ये उत्तर से दक्षिण की दूरी ज्ञात करेंगे तो ये है मित्रों 12,714 किलोमीटर। कितनी है मित्रों, 12,714 किलोमीटर। तो लगभग ये जो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है, इसके अंदर 43 किलोमीटर का अंतर है। कितना अंतर है मित्रों, 43 किलोमीटर का अंतर है। इस कारण से हमारी पृथ्वी के इस आकार को लध्वक्ष गोलाभ के नाम से जाना जाता है। तो ये भी मित्रों, ये जो हमारी पृथ्वी का इस प्रकार का आकार है, ये लध्वक्ष स्थिति इसी अपकेंद्रीय बल के कारण है। इसके बाद में मित्रों हमारे जो भूमध्य रेखा की जो लंबाई है ये अधिक है, ये भी इसी का परिणाम स्वरूप है। अर्थात ये अपकेंद्रीय बल के कारण ही ऐसी स्थिति है। और अपकेंद्रीय का मतलब, अपकेंद्रीय बल का मतलब अपने को सीधा सा क्या क्या ध्यान रखना है कि ये केंद्र में अधिक होता है और परिधि की ओर कम होता है। इसके बाद में मित्रों एक दूसरा बल है जिसको अपन गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से जानते हैं। और ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। अर्थात मित्रों ये अपकेंद्रीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल भी एक दूसरे के विपरीत है। अर्थात देखो आप लोग, अपकेंद्रीय बल केंद्र में ज्यादा है और बाहर की ओर परिधि पर कम है। अर्थात भूमध्य रेखा पर ये ज्यादा है और केंद्र की ध्रुवों की तरफ कम है। इसी प्रकार से अपन गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में देखो तो गुरुत्वाकर्षण बल मित्रों ध्रुवों पर तो सर्वाधिक है और भूमध्य रेखा के ऊपर न्यूनतम है। इसके बाद में मित्रों हम लोग अब वायुदाब की पेटियों के ऊपर आते हैं। किसके ऊपर आते हैं मित्रों, वायुदाब की पेटियों के ऊपर आते हैं। तो वायुदाब की पेटियों के बारे में मित्रों मैं, कितनी हो गई क्लास, अब मित्रों मैं आप आज हल्की हल्की चर्चा कर लेता हूं, कल हम लोग इनको विस्तार से पढ़ेंगे। आज अपन ने इनका परिचय पढ़ा है। तो देखो मित्रों हमारे पृथ्वी के ऊपर मुख्य रूप से देखो मित्रों 4 प्रकार की, कितने प्रकार की मित्रों, वायुदाब की पेटियां पढ़ेंगे हम लोग। अब क्या पढ़ेंगे मित्रों, वायुदाब की पेटियां। तो मित्रों ये वायुदाब की जो पेटियां हैं ये मित्रों 4 प्रकार की, 4 प्रकार की 7 पेटियां हैं। कितने प्रकार की मित्रों, 4 प्रकार की 7 पेटियां हैं। और ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं मित्रों, तो सबसे पहले आ जाओ मित्रों विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। लिखा हुआ है ना यहाँ पर, क्या क्या लिखा हुआ है मित्रों, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। ये पहले नंबर की है। ये कितने नंबर की है मित्रों, पहले नंबर की। और मित्रों इसके जो इसका विस्तार है वो कितना है मित्रों, 0 डिग्री अक्षांश से लेकर के 5 डिग्री नॉर्थ अर्थात उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री एस अर्थात दक्षिणी अक्षांश, यानी 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 0 से लेकर के मतलब 5 तक कौन सी पेटी है मित्रों, अपने विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। और मित्रों मैं इसका उत्पत्ति का कारक भी आप लोगों को यही पर बता देता हूं कि ये कौन सी है, ताप जनित है। अर्थात ये जो पेटी है ना इसका निर्माण किसके कारण हुआ है मित्रों, ताप के कारण। किसके कारण हुआ है मित्रों, ताप के कारण। इसके बाद में मित्रों जो दूसरे नंबर की पेटी है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, इसको अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों, अश्व अक्षांश। और इसका जो विस्तार है वो है मित्रों 30 डिग्री उत्तर अक्षांश से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश से 35 डिग्री उत्तर अक्षांश, 35 डिग्री उत्तर अक्षांश। अब मित्रों देखो ये जो उत्तरी गोलार्ध में इसी प्रकार से यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में भी है। ये यहाँ पर भी देखो 30 डिग्री
दक्षिणी अक्षांश से 30 डिग्री, दक्षिणी अक्षांश से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य स्थित है मित्रों ये। और मित्रों ये जो दोनों वायुदाब की पेटियां हैं ये गति जनित है, अर्थात इनके अंदर हम लोगों ने अभी जो बल देखे थे ना, और हमारी जो पृथ्वी की गतियां हैं, घूर्णन गति वगैरह आ रही है, तो ये गति से निर्मित हुई है। किससे निर्मित हुई है मित्रों? गति से निर्मित। इसके बाद में इसमें देखो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, अर्थात ये विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी थी। यहाँ पर तो निम्न वायुदाब था। निम्न वायुदाब का मित्रों सीधा सा कारण था कि यहाँ पर तापमान ज्यादा है। यहाँ पर क्या है मित्रों? तापमान ज्यादा है, तो यहाँ का वायुदाब कम है। और जो उपोष्ण कटिबंध है, उपोष्ण कटिबंध के अंदर मित्रों जो हमारी पृथ्वी की घूर्णन गति है, उससे घूर्णन गति के कारण ये जो पवनें यहाँ से ऊपर उठी थी ना, ये विषुवत रेखा से, तो ये यहाँ से यहाँ पर उपोष्ण कटिबंध वाले क्षेत्र में आकर के बैठ जाती है, अवरोहित हो जाती है, अध्यारोपित हो जाती है। इस कारण से मित्रों ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी के नाम से जानी जाती है। और इनको क्या कहा जाता है मित्रों? अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। वैसे ये विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी है, इसको डोलड्रम या शांत घाटी भी कहा जाता है। अब हम लोग कल इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि भाई इनको डोलड्रम या शांत घाटी क्यों कहा जाता है, इसको अश्व अक्षांश क्यों कहा जाता है। हम लोग आज तो केवल हल्का हल्का पूरा अपना हल्का हल्का को अपने राजस्थानी भाषा में कहते हैं फोरा फोरा। तो कहने का मतलब अपन सामान्य से परिचय पढ़ रहे हैं इनका। क्या पढ़ रहे हैं मित्रों? सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं। कल हम लोग इनको विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद में मित्रों तीसरे नंबर की जो हमारी पेटी है वो है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। क्या नाम है मित्रों इसका? उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। तो मित्रों इसका विस्तार है 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में। इसी प्रकार से देखो दक्षिणी गोलार्ध में देखेंगे तो यहाँ पर भी 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर के 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में स्थित है। इसके बाद में मित्रों ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, और ये जो ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी है इसका विस्तार मित्रों 85 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच, और 85 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर के 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य स्थित है। तो देखो मित्रों मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था कि 4 प्रकार की 7 पेटियां हैं। 4 प्रकार की 7 पेटियां हैं। तो 4 प्रकार तो कौन कौन सी हुई है? पहला प्रकार हो गया मित्रों देखो विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। तो एक प्रकार तो ये हो गया, और एक प्रकार ये हो गया उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। 4 प्रकार हो गए ना। देखो ये गति जनित है, ये ताप जनित है, ये भी गति जनित है। सॉरी, हाँ ये नीचे की तरफ बता दिया मैंने आपको। तो देखो इसमें इसको हटाते हैं अपन। अरे कहाँ गया? हाँ हाँ, चलो इसको यही समझ लेते हैं अपन। हाँ देखो ये जो विषुवत वर्त वाली है ना ये ताप जनित है, और ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी है मित्रों ये गति जनित है। किसके द्वारा निर्मित है? ये अपनी अर्थात पृथ्वी की जो घूर्णन गति है उससे निर्मित है, तो गति जनित है ये। इसके बाद में मित्रों ये जो उपध्रुवीय है ये भी क्या है मित्रों? गति जनित है। और इसके बाद में ये जो ध्रुवीय है ये भी ताप जनित है। ताप जनित किस प्रकार से मित्रों? क्योंकि यहाँ पर देखो ध्रुवीय प्रदेशों का तापमान कम है, तो यहाँ पर वायुदाब ज्यादा है, तो ये ताप से बन रही है ये, और ये दोनों गति से बन रही है, और ये भी ताप से बन रही है। तो देखो मित्रों ये 4 प्रकार हो गए इनके। कितने प्रकार हो गए मित्रों? 4 प्रकार हो गए। और पेटियां कितनी हो गई? 7। एक तो ये विषुवत रेखीय है, और 3 इससे ऊपर की तरफ, और 3 इससे नीचे की तरफ। तो कितनी पेटियां हो गई मित्रों? 7 पेटियां। अब मित्रों इनके बारे में हम लोग कल विस्तार से और बहुत बढ़िया तरीके से अध्ययन करेंगे, और मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि इसके बारे में आप भी एक बार मेरे पढ़ाने से पहले पढ़ करके आए, और फिर आप लोग तुलना करके देखें कि सर अपने को जो पढ़ा रहे हैं वो अपने लिए पर्याप्त है या नहीं है। और इसके अलावा जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को पुराने क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। इसी के साथ मित्रों मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।